जब भी आसाम फ्लड्स की न्यूज़ आती है हम सिर्फ डूबी हुई सड़कें और घर देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बार के फ्लड्स ने सिर्फ आसाम को नहीं बल्कि पूरी इंडियन इकोनॉमी को भी झटका दिया है। टी इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर और इंश्योरेंस सब पर इसका असर पड़ रहा है। चलिए समझते हैं कैसे। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू ई इन्फोपीडिया। आज हम बात करेंगे असम फ्लड्स 2026 की, लेकिन सिर्फ फ्लड्स अपडेट नहीं, हम देखेंगे कि इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, किन इंडस्ट्रीज़ को नुकसान हो रहा है, कौन से सेक्टर इसके बाद ग्रोथ कर सकते हैं, कौन से आपको प्रॉफिट कमा कर दे सकते हैं। आसाम फ्लड्स इतना सेवरे कैसे हुआ? आसाम हर साल फ्लड्स का सामना करता है। इसके पीछे कुछ मेजर रीजंस है। हैवी मानसून रेनफॉल, ब्रह्मपुत्र का ओवरफ्लो हो जाना, हिमालय से आने वाला स्लिट, पुअर ड्रेनेज और डिफॉरेस्टेशन। रिजल्ट, लाखों लोग इफेक्टेड होते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान होता है। सेकंड इम्पैक्ट आता है इकोनॉमिक इम्पैक्ट, जिसमें आती है टी इंडस्ट्री। आसाम इंडिया की टी प्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है। फ्लड्स की वजह से टी गार्डन्स वाटर लॉक्ड हो जाते हैं, हार्वेस्ट डिले होता है, क्वालिटी इफेक्ट होती है, एक्सपोर्ट भी इम्पैक्ट होता है। इसका मतलब है टी प्राइसेस और सप्लाई दोनों पर प्रेशर। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ इज़ एग्रीकल्चर। राइस, वेजिटेबल्स और दूसरी क्रॉप्स भी फ्लड वाटर में डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। फार्मर्स की इनकम गिरती है, फूड इन्फ्लेशन बढ़ने का रिस्क भी क्रिएट होता है। आजकल तो इथेनॉल भी गेहूँ, मेज, इन सब से ही बन रहा है, तो और ज़्यादा दिक्कतें हैं। रोड्स एंड रेलवेज, रोड टूट जाती हैं, ब्रिजेस डैमेज होते हैं, रेल रूट्स बंद हो जाते हैं, इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ती है। जब ट्रांसपोर्टेशन स्लो होता है तो बिजनेस को भी लॉस होता है। इंश्योरेंस कंपनीज को थाउजेंड्स ऑफ क्लेम मिलते हैं, व्हीकल इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस। शॉर्ट टर्म में पे आउट्स बढ़ते हैं, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रेशर आ सकता है। विच इंडस्ट्रीज़ में बेनिफिट लेटर, हर डिज़ास्टर के बाद रिकन्स्ट्रक्शन भी होता है, इस वजह से कुछ सेक्टर्स को डिमांड मिल सकती है। सीमेंट कंपनीज, स्टील कंपनीज, कंस्ट्रक्शन फर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्टर्स, वाटर पंप मैन्युफैक्चरर्स एंड बिल्डिंग मटेरियल कंपनीज। याद रहे, इसका मतलब ये नहीं कि गारंटेड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, मार्केट कोई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। गवर्नमेंट चैलेंजेस, गवर्नमेंट हर बार वादे करती है कि हम आसाम में फ्लड्स के आने के चांसेस को कम करेंगे, इतना डैमेज नहीं हो पाए, हम ब्रह्मपुत्र का वाटर फ्लो को मैनेज करेंगे, ड्रेनेज, डिफॉरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग को हम बचाएंगे। बट हर बार गवर्नमेंट से वोट्स के लिए वादे करती है और इसको निभाती नहीं है। और साथ ही साथ जो रोड्स, ब्रिज आफ्टर रिकन्स्ट्रक्शन बनते हैं, मतलब आफ्टर फ्लड्स के बाद बनते हैं, तो इसमें भी कहीं ना कहीं करप्शन छुपा रहता है। क्योंकि अगर कोई भी ढंग से चीज़ बनी जाए और वो ढंग से चले नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। द मेन पॉइंट इज़ ब्रह्मपुत्र का वाटर फ्लो का रोकना। गवर्नमेंट को साइमल्टेनियसली रिलीफ कैंप्स चलाने होते हैं, रोड रिपेयर करनी होती है, ब्रिजेस रिबिल्ड करने होते हैं, फार्मर्स को कंपनसेशन देना होता है। ये सब पब्लिक स्पेंडिंग को इंक्रीज़ करता है। गवर्नमेंट इसके लिए राज़ी है, क्योंकि उनको यहाँ से ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू कि वो अच्छा कोई काम करते जिससे फ्लड्स रुक जाएँ या कम हो सकें या इतना इम्पैक्ट नहीं डाल सकें। फ्लड सिर्फ एक नेचुरल डिज़ास्टर नहीं होते, ये इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक और बिजनेस सबको अफेक्ट करते हैं। इसलिए जब भी हम किसी फ्लड्स की न्यूज़ देखें, उसके पीछे का इकोनॉमिक इम्पैक्ट समझना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर आपको करंट अफेयर्स को बिजनेस और इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से समझना पसंद है, किसी भी न्यूज़ का एक बेनिफिट लेना या उसको समझना कि आपके लिए ये न्यूज़ फ़ायदेमंद है या नहीं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं क्या इंडिया को फ्लड मैनेजमेंट पर और ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। असम फ्लड्स इक्वल्स टू इकोनॉमिक क्राइसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। I will meet you in next video.